हम पीएचपी से स्टार्ट करेंगे कि पीएचपी के फर्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअली पीएचपी है क्या। पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस के साथ यूज़ होके हमारे डेटा को स्टोर करती है। तो अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो पीएचपी और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है। इसका सबसे बड़ा रिलेशन ये है कि मोबाइल एप्लीकेशन वो सारी एप्लीकेशंस जो इंटरनेट के थ्रू चलती हैं उनका डाटा कहीं ना कहीं सर्वर पे स्टोर होता है। ओके, एक मोबाइल एप्लीकेशन का डेटा किसी ना किसी सर्वर के ऊपर स्टोर होता है। अब वो सर्वर अपना डाटा मोबाइल ऐप के अंदर किस तरह भेजता है, एक्चुअली वो एक वेब सर्विस के थ्रू भेजता है। तो इसमें पीएचपी हमारी एज अ वेब सर्विस यूज़ होती है। तो दूसरे अल्फाज में सपोज इस तरह हम समझते हैं कि हमारा डाटा किसी वेबसाइट में पड़ा है। अब हमने वो डाटा मोबाइल ऐप के अंदर लेके आना है, तो हमें कोई ऐसा मीडियम चाहिए जो हमारे उस डाटा को, हमारी वेबसाइट के डाटा को मोबाइल ऐप के डाटा के अंदर कन्वर्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर मोबाइल से कोई स्टेटस अपडेट करते हैं फेसबुक के लिए, तो वो फेसबुक की वेबसाइट पे पोस्ट हो जाता है। और अगर वेबसाइट के ऊपर हम पोस्ट करते हैं तो वो हमारे पास मोबाइल फ़ोन के अंदर आ जाता है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये मोबाइल फ़ोन और पीएचपी की वेबसाइट दोनों एक ही सर्वर को यूज़ कर रहे हैं, जिस सर्वर के ऊपर डेटा मौजूद है। तो एक्चुअली पीएचपी क्या करती है कि उस सर्वर के डेटा को लेके रेस्ट एपीआई के ज़रिए मोबाइल फ़ोन को देती है। तो एक्चुअली पीएचपी रेस्ट एपीआईज क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है, जो एपीआईज डाटा फ्राहम करती हैं हमारी मोबाइल ऐप को। ओके, क्लियर। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी ऐसी ऐप बनाना जिस ऐप के अंदर सर्वर का डाटा यूज़ हो, उसके लिए हमें दरमियान में एक वेब सर्विस लिखनी होती है। वो वेब सर्विस हमारे डाटा को मोबाइल ऐप की सर्विस जो कि हमारी जेसन फॉर्मेट में होगी, वो उसमें कन्वर्ट करके हमें देगी। तो हम सबसे पहले आज पीएचपी की बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सबसे पहले जैम्प को इंस्टॉल करें, अगर हम जैम्प की वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ से जैम्प डाउनलोड करने के बाद हम इंस्टॉल करते हैं। मेरे पास इस वक्त इंटरनेट मौजूद नहीं है, तो मैंने पहले ही डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है कि सॉरी, कुछ चीज़ें ओपन थी, मैं इनको क्लोज कर लूँ। हमने क्या करना है कि आज जैम्प को स्टार्ट करना है। आपने इंस्टॉल जस्ट सिंपल है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। जैम्प कंट्रोल पे जाके इसको स्टार्ट करना है। अगर आपने पहले स्टार्ट नहीं किया हुआ तो यहाँ पे अपैची के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट और माई एसक्यूएल के ऊपर भी क्लिक करके स्टार्ट। अगर ये स्टार्ट ना हो तो बाद औक़ात आपको स्काइप ऑफ करना पड़ता है, तो आपने अपना स्काइप ऑफ करके इसको स्टार्ट कर लेना है। जब जहाँ पे जिस डायरेक्टरी में आपने इसको इंस्टॉल किया है उस डायरेक्टरी में जाना है। मैंने इसको जैम्प इंस्टॉल किया सी में, तो जैम्प के नाम का आपके पास एक फ़ोल्डर आ जाएगा। आपने जैम्प के फ़ोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा htdocs के नाम से। ठीक है, अब ये मेरे सारे पीएचपी के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे बने हुए हैं। आपने htdocs के फ़ोल्डर के अंदर जाके यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेना है। सपोज PHP लेक्चर 1 के नाम से हम फोल्डर बना लेते हैं, PHP लेक्चर 1। ओके, अब हम क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना है लोकल होस्ट, और सिर्फ लोकल होस्ट चेक करना है, के थ्रू हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास डैशबोर्ड ओपन होता है या नहीं। अगर हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो जाए, जिस तरह मेरे पास ओपन होने की ट्राई कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारी पीएचपी ठीक इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास पीएचपी का वर्जन वगैरह आ रहा है और ये इंस्टॉलेशन इसकी सक्सेसफुल है। अब हमने लोकल होस्ट स्लैश, अब हमने उस फोल्डर का नाम रखना है, देना है यहाँ पे जिस फोल्डर के अंदर हम अब काम करने जा रहे हैं। हमने PHP लेक्चर 1 के नाम का बनाया है, तो PHP लेक्चर 1 लिखना है। इसमें स्लैश में देता हूँ तो इसमें अभी कोई फाइल नहीं है, कोई डायरेक्टरी नहीं है, इसलिए वो एम्प्टी आ रहा है। हम अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं न्यू। अच्छा, पहले जो हम फाइल्स बनाते थे वो .html के नाम से बनाते थे। अब हमने जो फाइल बनानी है वो .php से बनानी है, index.php के थ्रू बनानी है। ओके, और हम इस
जो हमारा, एक सेकंड में चलिए, फोल्डर है, उस फोल्डर को हम लेके आते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। ओके, ताकि हम इसकी फाइल, तो हमारी ये PHP की फाइल है। अगर हम वापस अपने ब्राउज़र में जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, ओके, तो देखें हमारे पास ये अब index.php आ गई है। और index.php के अंदर हमने अभी कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे विजिबल नहीं है। अब हमने जाना है अपने index.php के अंदर। PHP किस तरह लिखते हैं? PHP को एक्चुअली आपने PHP के स्टार्ट करना है टैग से, और इस तरह इसको क्लोज करना है। PHP, पहले हम HTML के अंदर जब कोई चीज़ लिखते थे तो सिंपल हम लिखते थे H1, और उसके अंदर हमारी हेडिंग, सपोज जो भी हेडिंग है, ठीक है, और उस हेडिंग को हम H1 से क्लोज कर देते थे। लेकिन PHP में ये चीज़ इस तरह यूज नहीं होगी। इसमें कोई भी चीज़ आपने जब दिखानी है या प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए आपको इको लिखना होगा। अगर मैं लिखता हूँ इको हेलो वर्ल्ड, ओके, तो इस तरह ये हमारा तरीकाकार होना चाहिए, इको, और जो भी आपने स्ट्रिंग लिखनी है उसको आपने कॉमास के अंदर लिखना है, ठीक है, डबल कॉमास के अंदर इसको बेहतर है आप लिखें। और इसको फिर सेव करते हैं, और अब हम अपने ब्राउज़र के अंदर जब जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गए। अब एक्चुअली इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अब ये सर्वर के ऊपर चल रही है, ये हमारा सर्वर रन हो रहा है। जो वेबसाइट्स हमारी ऑनलाइन होती हैं, जिनकी डेटाबेस होती है, वो सर्वर के ऊपर रन होती हैं। तो हमने अब ये सीखना है कि PHP का सिंटैक्स क्या होता है, PHP में काम किस तरह करते हैं, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, डेटाबेस बनाना सीखेंगे, उसके बाद डेटाबेस में डाटा स्टोर करवाएंगे, फिर उस डाटा को एडिट डिलीट करने की ट्राई करेंगे, और उसके बाद हम उस डाटा को फेच करके जेसन फॉर्म में बनाएंगे, और जो कि हमारे एंड्रॉयड के अंदर यूज़ होगी। ओके, अब देखते हैं कि PHP की बेसिक्स में वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स को किस तरह यूज़ किया जाता है। ओके, मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ वेरिएबल्स के नाम से, और इसको सेव करता हूँ, और अगर हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो एज इट इज़ लिखा हुआ आ गया वेरिएबल। एक्चुअली वेरिएबल क्या होता है? ये कमेंट्स के लिए यूज़ होती है। डबल लाइन जो भी चीज़ इसमें साथ लिखेंगे वो प्रिंट नहीं होगी, वो बस जस्ट कमेंट होगा हमारे समझाने के लिए। तो इसमें हम लिखते हैं कि वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरीली, ठीक है। और अब कैसे इसमें वेरिएबल बनता है, डॉलर साइन, सब फर्ज किया मैंने $A, उसके अंदर मैंने इसके अंदर प्लेस करवा दिया 10। अब इस वक्त A की जो वैल्यू है वो 10 है, तो क्या A या 10 लिखा हुआ यहाँ नजर आएगा? नहीं, क्योंकि A की वैल्यू अभी 10 है, और हमने लेकिन उसको प्रिंट नहीं करवाया, इको नहीं करवाया। तो यहाँ पे अब हम इको करवाते हैं, इको $A। अब हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास आ गया वेरिएबल्स, उसके बाद 10। अब 10 A की वैल्यू, अब यहाँ के क्या A आना चाहिए था? नहीं, क्योंकि $A के अंदर वैल्यू इस वक्त मौजूद है 10 की। इसलिए अब देखें, आप एक चीज़ नोट करें कि इको के ज़रिए ये वेरिएबल्स के साथ ही आ रहा है। तो हम अगर कोई लाइन इसमें डालनी हो, लाइन ब्रेक डालनी हो, नीचे वाली लाइन में आना हो, तो हम BR का टैग यूज़ करते हैं। जो अगर आपने अब HTML की कोई चीज़ लिखनी है, तो वो भी अब इको के अंदर लिखनी है, इको, और उसके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे लिखना है BR का टैग। तो ये एक नई लाइन में ले आएगा उसको। ओके, ये अब नई लाइन में आ गया। अब फर्ज किया मैंने हेडिंग लगानी है यहाँ पे कि दिस इज वैल्यू ऑफ A, तो मैं इस इको के अंदर ही HTML लिखूंगा, दिस इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल A, ओके, और इसको H1 को मैं क्लोज, तो ये एज अ HTML चलेगी यहाँ पर। और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल A। अब A के अंदर क्योंकि 10 मौजूद है, हमने यहाँ $A लिखा है, तो वो बहुत स्मार्ट है, उसको यहाँ पे $A मिला और यहाँ पे $A मिला, जिसकी वजह से उसने इसको प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। अगर हम इसको सिर्फ A करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अब हम इसको चेक करते हैं, तो अब ये देखें दिस इज वेरिएबल A। अब
अब सपोज हमने दो वेरिएबल्स को प्लस करवाना है, हम एक वेरिएबल 2 लेते हैं, उसमें 20 ले लेते हैं, ओके। और आई थिंक ये हमारी फाइल शायद नहीं ओपन हो गई है, ये ठीक है। बी में 20 और इको करवाते हैं। अब हम इको सबसे पहले दरम्यान में एक लाइन प्रिंट करवा लेते हैं, बी आर और इको और उसके बाद $, बी। अब इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो हम देख सकते हैं ये 10 ये 20। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम ये साथ में लिखें कि ये a इज इक्वल टू 10, मीन के a की वैल्यू 10 है और b की 20 है। तो अगर जब हमने कोई खुद बात लिखनी है यानी कि वेरिएबल के अलावा, तो उसको डबल कॉमास में लिखना है, ठीक है। दिस इज a वैल्यू, एज वैल्यू, ठीक है, ओके। अब ये चीज हमने कॉमास के अंदर लिखनी है, जो मैसेज लिखना है पीएचपी में वो कॉमास के अंदर लिखना है। अब आप यहाँ नोट करें कि ये हमारा अपना मैसेज है और ये पीएचपी का वेरिएबल है, तो हम इन दोनों को साथ में मिलाने के लिए डॉट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो एरर जनरेट होगा। $a को हमने स्ट्रिंग के साथ अगर मिलाना है तो दरमियान में हमें डॉट का यूज करना होगा। डॉट क्या करता है कि हमारी स्ट्रिंग को हमारी पीएचपी के साथ मिलाता है, ओके। इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं, ओके। दिस इज एज वैल्यू। अब हम आते हैं बी की तरफ, इसको हमने लिखना है, तो दिस इज बीज वैल्यू, ओके, और डॉट के साथ इसके साथ मिला दिया। अब रिफ्रेश किया तो दिस इज बीज वैल्यू, इसको आप यहाँ पे स्पेस दे सकते, ओके। अब रिफ्रेश करते हैं, दिस इज बीज वैल्यू। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों प्लस हो के आंसर आए हमारे पास, तो हम इको और लाइन ब्रेक एक नई लाइन में आ जाते हैं और इको और थोड़ी सी हम डैशेस प्रिंट करवा देते हैं ताकि हमें यहाँ पे थोड़ी क्लियरेंस हो के ऊपर वाली वैल्यूज हैं। और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं सम का, और सिंपल दोनों को प्लस करवाना है, तो a प्लस बी दोनों इसमें प्लस हो के आंसर किस में स्टोर हो जाएगा, सम में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे हम इको करवा देते हैं कि सम ऑफ a एंड b, और यहाँ पे क्या चीज लगानी है उन दोनों को मिलाने के लिए, ठीक है। इस HTML के साथ या हमारे मैसेज के साथ सम को मिलाने के लिए कॉमा, सिंगल कॉमा के बाद डॉट यूज करना है, ये नहीं बोलना डॉट सम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉट मिलाता है हमारे मैसेज को हमारे वेरिएबल की वैल्यू। अब हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सम ऑफ a एंड b इज 30। तो इससे पहले हम एक लाइन ब्रेक लेते हैं, BR, ओके। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था PHP का, कि हम PHP को किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह इंस्टॉलेशन देखते हैं और किस तरह ज़ैप के अंदर हमारी पहली फाइल्स बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेब सर्विसेज लिखने के लिए, ओके। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।